जब मैं रात को सो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मानो मेरे कपड़े कोई उतारने की कोशिश कर रहा है। रोज नहाते समय मुझे एहसास होता कि खिड़की से कोई झांक रहा हो। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने चुपके से अपने कमरे और बाथरूम में कैमरे लगवा दिए। उसके बाद जो मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी शादी अमित से 18 साल पहले हुई थी, लेकिन हमारी शादी के 5 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में अमित की मौत हो गई। उसे समय मेरी बेटी शिल्पा केवल 3 साल की थी। तभी से लेकर आज तक मैंने ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। शिल्पा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। मुझे उसकी तरफ से कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। हर समय उसकी स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाती हूँ, उसकी तरफ से हमेशा ही शाबाशी ही मिलती थी। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व हो रहा था। मेरी बेटी मेरे उसूलों पर चल रही है और उसने मेरी इज्जत कभी भी मिट्टी में नहीं मिलाई। अब शिल्पा पूरी 15 साल की हो चुकी थी, उसका स्कूल भी पूरा होने वाला था। तो मैं इसी कस्मे कस्मे थी कि अभी तो शिल्पा को कहाँ भेजूँ, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए अलग शहर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस शहर में हम रहते थे वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं था जहाँ पर मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिला सकूं। खैर, मैं किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ना ही तो अमित के परिवार में कोई था और ना ही मेरे में। दरअसल मेरे माँ पिताजी मेरी बचपन में ही गुजर चुके थे। तभी से लेकर मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला पोसा था। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे चाचा चाची ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। वह लोग कहने लगे कि हमारा जितना फर्ज था हमने पूरा कर दिया, अब तुम्हारी उम्र की जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और अमित के माता पिता भी उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। ये बेचारा इकलौता बेटा था, इसलिए खुद नहीं अपना पालन पोषण किया था। क्या मैंने अमित से शादी करने के बाद खुद को बहुत ही खुशनसीब समझा, क्योंकि अमित ने मेरा इस कदर ख्याल रख लिया था कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी, भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। खैर, मैं इधर उधर तलाश करने लगी कि कहीं कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मैं शिल्पा को वहीं पर छोड़ दूंगी। लेकिन मेरी इस तलाश को रोकने हुए शिल्पा ने कहा कि नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी शहर में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी तभी मैं बाहर चली जाऊँगी और साथ में आपको भी ले जाऊंगी। लेकिन मैंने शिल्पा से कहा कि बेटी, यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करवा सके, इसलिए तुम्हें दूसरे शहर में तो जाना ही पड़ेगा। और मेरा क्या है, मैं तो अकेले मैनेज कर रही हूँ ना। तभी शिल्पा कहने लगी कि माँ, पढ़ाई अच्छी कॉलेज से नहीं होती। मुझ में अगर मेहनत और लगन होगी ना तो मैं घर में बैठकर भी पढ़ाई कर सकती हूँ। खैर, शिल्पा की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने उसके लिए इसी शहर में कोई एक कॉलेज देखा और उसकी ग्रेजुएशन का इंतज़ाम करने लगी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब शिल्पा ग्रेजुएशन में पहुंच चुकी थी। वह रोज़ कॉलेज जाती और वापस घर आ जाती, लेकिन मेरा मन तो हर समय घबराहट में ही लगा रहता कि पता नहीं शिल्पा इस कॉलेज में कैसे मैनेज कर पाएगी। दरअसल शिल्पा को जो कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया वह कॉलेज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस कॉलेज में बड़े बाप के बिगड़ैल और आवारा लड़के भी पढ़ाई करते थे। मुझे हर समय डर रहता था कि कहीं शिल्पा कुछ गलत काम में ना पड़ जाए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं पर मुझे अपनी बेटी पर बहुत गहरा विश्वास भी था। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शहर से बाहर शिल्पा जाना नहीं चाहती थी और इस शहर में इस कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मुझे मजबूरी में आकर शिल्पा का इस कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ा। खैर, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होने की वजह से अपने मन को समझा लेती थी कि शिल्पा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे सर झुकाना पड़े। खैर, दोपहर का समय हो गया। अभी तक शिल्पा कॉलेज से नहीं लौटी थी, क्योंकि आज वह सुबह कह रही थी कि मैं सिर्फ एक ही क्लास को अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। लेकिन आज तो दोपहर होने को चली है, लेकिन वो आई नहीं। मैंने उसके कॉलेज में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि शिल्पा की दूसरी क्लास लग रही है, इसकी वजह से
वह नहीं आ पाएगी। खैर, अब मेरी माँ को शांति आ गई कि वह पढ़ाई की वजह से ही नहीं आ पाई है। खैर, एक दिन रात को मैं सो रही थी तो मुझे लगा मानो कोई मेरे शरीर को टच करने की कोशिश कर रहा है और मेरे कपड़े उथल पुथल कर रहा है, लेकिन मैंने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया। दरअसल जब से अमित की मौत हुई है उसके बाद से मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर से परामर्श लेकर नींद की दवाई शुरू कर दी थी। और नींद की दवाई इतनी तेज़ थी कि लेते ही मुझे नींद आ जाती और सवेरे तक मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। शायद इसी वजह से मैं अपनी आंखें ही नहीं खोल पाती थी, लेकिन मुझे महसूस ज़रूर होता था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सवेरे उठकर देखती तो मेरे कपड़े भी उथल पुथल होते थे, मानो मेरे शरीर के साथ कोई हलचल की गई है। लेकिन मैं उसे चीज़ को अनदेखा कर देती, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी शिल्पा और मेरे अलावा कोई नहीं था और दरवाजे खिड़कियां इस कदर बंद कर दी गई थी कि घर में कोई कितना भी कोशिश कर ले नहीं घुस पाता। इसलिए मैंने इस बात को हमेशा ही अनदेखा कर दिया और अपना वहम समझने लगी। दरअसल मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में अमित से हो गई थी और मुझे हमेशा से ही अपने शरीर का ख्याल रखने का पूरा शौक था। इसी वजह से मैं जिम और अपने खाने पीने का इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो उससे सुंदर कोई लगे ही ना, और हमेशा सबसे सुंदर दिखने के लिए मैं हर प्रयास करती थी। और अपनी इन मेहनतियों की वजह से मैं अपने पूरे शरीर को मेंटेन किया हुआ था। मुझे देखकर कभी भी नहीं लगता था कि मैं एक विधवा हूँ। लेकिन जब से अमित की मौत हुई है उसके बाद से मैंने अपने साज श्रृंगार छोड़ दिए हैं, लेकिन अपनी बॉडी और गोरे रंग की वजह से आज भी मैं खूबसूरत लगती थी। और शायद यही वजह थी कि अमित की जान के बाद भी मेरे पास शादी के लिए बहुत से रिश्ते आए और मुझे अपनी बेटी के साथ ही स्वीकार करने की बात रखी। लेकिन मैं अपनी बेटी के भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपनी बेटी को कोई दूसरा पिता मिले और मैं अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी बेटी को नरक में धकेल दूं। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई भी मेरी बेटी को उस नज़र से देखे और सौतेले पूरा एहसास करवाए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह ही एक्सेप्ट करे। कहीं ना कहीं तो कोई साजिश रहेगी। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी शिल्पा का भविष्य सुधारना था। खैर, मेरी ये कोशिश भी सफल रही और शिल्पा बड़ी होती जा रही थी और वह भी मेरी तरह अच्छे रास्ते पर चलते हुए अच्छी पढ़ाई कर रही थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि वह एक ना एक दिन मेरा और अपना नाम जरूर रोशन करेगी। लेकिन कुछ दिनों से जो मेरे साथ गड़बड़ हो रही थी उसके बाद से तो मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। शुरू में तो मुझे वह लगा, लेकिन अब यह मेरा वहम नहीं था, क्योंकि हर रोज़ एक ही बात होना भला कौन सा वहम होता है। और मेरे शरीर को ऐसा मानो कोई छेड़ रहा हो। भले ही मैं नींद में हूँ, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि अगर कुछ समझ में नहीं आए। फिर मेरे मन में आया कि मैं पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं बिना नींद की गोली खाए भी नहीं सो सकती थी, क्योंकि जिस दिन मैं नींद की गोली नहीं खाती उस दिन नींद की प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ ही उसके साथ साथ मेरा पूरा शरीर दुखने लगता। मुझे चक्कर जैसे आने लगते और उल्टियाँ शुरू हो जाती। मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी ना संभाल पाती, इसलिए मुझे सोने से पहले वह गोली लेनी ही पड़ती थी। और वह गोली लेने के बाद तो मेरे साथ क्या होता था इसका मुझे जरा भी नहीं पता चलता। और सवेरे उठकर देखती तो ये सब हुआ मिलता। मेरी 15 साल की बेटी मेरे पास ही सोई थी। दरअसल उसे अकेले सोने में बहुत ही डर लगता था। मैं इसे बहुत बार कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो और पढ़ाई भी करती हो, इसलिए अलग सो जाया करो, लेकिन वह कहती नहीं माँ, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आएगी। खैर, वह मेरे पास ही सोने लगी। देर रात तक पढ़ाई करने के बाद मेरे साथ मेरे ही बेड पर सो जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब वह हरकत बढ़ने लगी। मुझे एक और चीज़ का एहसास होने लगा, और वह थी नहाते वक्त मेरे मानो बाथरूम में कोई मुझे देख रहा हो और बाथरूम की खिड़की से ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरी तस्वीर ले रहा हो। यह छुपकर मेरी पूरे शरीर को दिखाने की कोशिश कर रहा हो। अब तुम
मुझे पूरा यकीन हो गया था। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की से कोई मेरी तरफ देख रहा है। तो मैंने जैसे ही अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बेड पर बैठी मेरी बेटी शिल्पा पढ़ाई कर रही थी। मैंने शिल्पा से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था? तभी वह कहने लगी कि नहीं माँ, कोई नहीं आया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक बार वह वहम हो सकता है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह इस बात का पता लगाना ही था, लेकिन मैं शक भी तो किस पर कर सकती थी, क्योंकि हम माँ बेटी के अलावा घर में था ही कौन। फिर एक रोज़ मुझे बैठे हुए ख्याल आया कि कोई इंसान तो है, कहीं इस घर पर कोई बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे अजीबोगरीब हरकत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं शुरू से ही एक अंधविश्वास ही थी। मुझे ये पता था कि अंधविश्वास करना सही नहीं है, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति इस कदर अंधविश्वास से घिर चुकी थी कि मुझे हर भूत प्रेत की छोटी बड़ी बातों पर विश्वास हो जाता था। शायद यही बात अब मेरे मन में आ चुकी थी कि हो ना हो इस घर पर कोई काला साया जरूर है, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसी हरकत होती है। और मेरा ये ख्याल भी बिल्कुल सही था। मेरी बेटी और मेरे अलावा इस घर में कोई रहता भी तो नहीं था। रहना तो दूर, घर पर कोई आता भी नहीं था। और हमारा घर इस कदर बना हुआ था, चारों तरफ के दरवाजे बंद होने के बाद हम लोगों के बिना परमिशन कोई घर में भी नहीं घुस सकता था। इसलिए इसे काला साया समझते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। एक दिन मेरे मन में आया कि कहीं मेरी जैसी हरकतें शिल्पा के साथ तो नहीं हो रही हैं। तभी मैंने बातों ही बातों में शिल्पा से पूछा कि बेटी, कभी तुम्हें रात में कुछ हलचल सी लगती है, मानो तुम्हारे शरीर के साथ कोई छुअन कर रहा हो? तभी मेरी बेटी ने कहा, माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरी मन को शांति आ गई कि शुक्र है मेरी बेटी शिल्पा इन सब चीज़ों से बची हुई है। लेकिन मुझे अपने बारे में भी तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब भी ये बात सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आखिर मैं ये बात किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकती थी। मेरा था ही कौन जिसे मैं अपनी समस्या के बारे में बता सकूं। बगैर अपने अंधविश्वास के चलते मैंने एक बाबा के पास जाना जरूरी समझा और उनके आश्रम में चली गई। वह प्रेतों पर निवारण करने के लिए जादू टोना करते थे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हुई और अपनी सारी परेशानी बताते हुए मुसीबत का इलाज पूछने लगी। तभी बाबा जी कहने लगे कि तुम्हारी घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है और तुम्हें इसका निवारण जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना वह प्रेत आत्मा तुम्हारे शरीर को नोच खाएगी। अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि प्रेत आत्मा भला कब से शरीर के साथ ऐसा कुछ करने लग गई। लेकिन मेरे अंधविश्वास के आगे मेरी ये सोच ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। फिर मैं अपने घर चली आई और यहाँ मन में विचार किया कि जब तक बाबा जी से पूरे घर का निवारण करवाऊंगी। दूसरे दिन बाबा जी घर पर आ गए और उन्होंने कुछ देर किया और हवन वगैरह करते हुए पूरे घर का इलाज कर दिया और कहा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और मुझसे 10,000 रुपये लेकर चले गए। खैर मुझे ये 10,000 रुपये मेरी समस्या से बड़े नहीं लगे। मुझे ये संतुष्टि हो चुकी थी कि इसके बाद अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं चैन से रहूँगी जैसे पहले रहती थी। खैर ये सब कहाँ रुकने वाला था। आज रात फिर मेरे साथ वही हरकत शुरू हो गई और नहाते समय भी ये हरकत हुई। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, जरूर कोई ना कोई माजरा है जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है जिसे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। अब तो मुझे मेरे अंधविश्वास पर भी शर्म आने लगी थी कि मैंने इन सब में पढ़कर पता नहीं क्या कर दिया। अब मेरे मन में सिर्फ यही चला कि किसी न किसी तरह इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं बिना नींद की गोली खाए सो जाऊंगी और देखती हूँ कि मेरे साथ होता क्या है। रात का समय हुआ, मैं बिना नींद की दवाई खाए हुए सो गई, लेकिन पूरी रात निकल गई। मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई जो हर रोज होती थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को ख्याल आया
कि शायद हो सकता है कि नींद की गोली लेने के बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ और सपनों में ये सब होता होगा, जिससे मैं हकीकत समझ लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि सवेरे उठकर मेरे कपड़ों का जो हुलिया होता है वह तो वहाँ नहीं हो सकता। तभी मेरे मन में फिर से ख्याल आया कि हो सकता है नींद में मैं खुद ही अपने कपड़ों को उल फजूल कर लेती हूँ। अब मैं इसको करने लगी। काफ़ी समय निकल चुका था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पूरे घर में कैमरे लगवा दूं और एक बार कैमरे की नज़र से और देख लूं कि कहीं मेरे यह वहम तो नहीं, यह कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं अनजान हूं। मैंने ये बात अपनी बेटी शिल्पा को नहीं बताई, क्योंकि पिछली बार भी भूत प्रेत वाली बातें सुनकर वह पूरी तरह घबरा गई थी और वह बहुत पूछती थी कि आप ऐसा क्यों करती हो। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई में कोई बदलाव लाए और इन सब बातों में पढ़कर रह जाए, वह अपने दिमाग को ख़राब करे, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और जब वह कॉलेज के लिए चली गई तो मैं पीछे से कैमरे ले आई और पूरे घर में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी दिखाई न दे, लेकिन मुझे तो पता था कि पूरे घर में कैमरे लगा रही हूँ। खैर, रात का समय हुआ, हम लोगों ने खाना खाया और मैं सो गई। तभी शिल्पा कहने लगी कि माँ, मुझे कुछ देर पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तभी शिल्पा पढ़ाई करने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई, क्योंकि मैंने नींद की गोली खाई हुई थी। लेकिन मेरे मन में एक संतुष्टि थी कि सवेरे कैमरे में तो सब कुछ आ ही जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही शिल्पा कॉलेज के लिए निकल गई, मैंने झट से अपना लैपटॉप खोला और उसे कैमरे में क्या कुछ आया वह सब देखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। मैं पूरी तरह से कांपने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी शिल्पा हाथ में कैमरा लिए हुए मेरे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रही है। ये सब देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन भी खिसक गई। आखिर मेरी बेटी ये सब क्या कर रही थी। फिर आगे मैंने देखा कि वह मेरे कपड़ों को धीरे धीरे उतारते हुए उसकी वीडियो बना रही थी और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद कपड़ों को वैसे ही वापस कर दिया। और उसके बाद मैंने बाथरूम वाले कैमरे में देखा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी खिड़की के पास खड़ी होकर मेरी नहाते हुए की वीडियो बना रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिल्पा ये सब क्या कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है, और एक लड़की होकर अपनी माँ के साथ। मुझे तो शर्म आने लगी थी। अब तो शिल्पा के लिए मेरे मन में इतनी नफरत भर गई थी कि मैं उसकी शक्ल भी ना देखना पसंद करूं। खैर, ये सब बातें करते हुए मैं रोने लग गई और अमित को याद करते हुए रोने लगी कि जो बेटी को मैंने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, इसने आज ये सब कर डाला। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिल्पा के दिमाग में चल क्या रहा है, वह ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रही है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार मुझे शिल्पा से पता करना ही चाहिए कि वह ये सब क्या कर रही है। तभी मैं शिल्पा के कॉलेज से आने का इंतजार करने लगी। जब शाम को शिल्पा कॉलेज से आई तो उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधा लैपटॉप के पास लाकर कैमरे की रील चालू कर दी। उसे रोल को देखते ही शिल्पा के तो मानो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। वह बार बार यही बात दोहराई जा रही थी। मैंने शिल्पा को खींचकर एक तमाचा दे मारा और उससे कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी है, और ये सब सामने देखने के बाद भी तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुम ऐसी गंदी हरकतें करने पर क्यों उतर आई हो। मैंने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर पटका और उसे पर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस कदर अच्छी परवरिश दी और तुमने ये नतीजा दिया। लेकिन शिल्पा मेरे सामने हाथ जोड़े यही बात दोहरा रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने एक बार भी शिल्पा की कोई भी बात नहीं सुनी और उसने बार बार कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। तभी शिल्पा ने कहा कि मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। तभी मैंने कहा कि अब क्या सुनना बाकी रह गया है।
और तुमने ऐसी गंदी हरकत की है कि कोई और उस वीडियो का करती क्या हो जो मेरे बदन का हर रोज़ बनाती थी। तभी शिल्पा कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मैं ये सब अपने दिल से ज़रा भी नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत ही मजबूर थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल मैं कॉलेज टाइम एक लड़के से प्यार कर बैठी। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि वह लड़का इतना ख़राब है। उसकी बातों में ना जाने मैं कब आ गई और मैं अपने अच्छे बुरे की पहचान ना करते हुए उसके साथ टाइम बिताने लगी, उसकी केयर करने लगी। इसी बीच उस लड़के से मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा कि अब जो मैं करने जा रही हूँ वह सही है या नहीं। और मैं उस लड़के के साथ उसके घर पर चली गई और उसके साथ संबंध में आ गई। कई बार संबंध बनाने के बाद वह लड़का मुझे धोखा दे दिया। मैंने तो जरा भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया। और उस लड़के ने मेरी वीडियो बनाने के बाद मुझे दिखाकर कहने लगा कि तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा, वरना मैं इसे वायरल कर दूंगा और तुझे और तेरी माँ को सब जगह बर्बाद कर दूंगा। मैं इसी डर से उसकी बातों में आ गई और उसकी सारी बातें मानने को तैयार हो गई। तभी वह लड़का कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ का हर रात एक वीडियो बनाना है और जब वह नहाए तो वीडियो बनाना है और वह मुझे भेजना है। मैं उसकी बातों को सुनकर रोने लग गई। मैं ज़रा भी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बातों में आऊं, क्योंकि वह लड़का कहने लगा कि मेरे बड़े भैया तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते हैं और जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी तो उसके बड़े भैया जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं वह आपके लिए रिश्ता भी लेकर आए थे, लेकिन आपने रिश्ता ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसने बदले की ये भावना बना ली। और फिर लड़का कहने लगा कि मुझे मेरे बड़े भैया के लिए सब करना है, इसलिए अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाने से डरती हो तो अपनी माँ का वीडियो बनाकर मुझे हर रोज़ ला कर दो। तभी से मैं ऐसा करने लगी। जब आप नींद की दवाई लेकर सो जाती थी तो मैं आपकी रात को कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाती और जब आप नहाने के लिए चली जाती तो भी मैं आपका वीडियो बनाती और उसको सौंप देती। मुझे माफ़ कर दो माँ, ना जाने मैंने कितने बड़े बड़े पाप कर डाले। शिल्पा की अब इससे बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे अफसोस होने लगा कि मेरी बेटी पता नहीं इतने दिनों से किन किन अत्याचारों को सहन कर रही थी, उसके अंदर क्या क्या बीत रहा था। मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं उसको ही गलत समझ रही थी, लेकिन सारी गलती तो उस लड़के की थी। लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा की भी गलती थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक लड़के पर इतना विश्वास कर लिया और उसके प्यार में आकर इतने धोखे खा लिए। मैंने शिल्पा से कहा कि तुम घबराओ मत, हम लोग पुलिस में जाएंगे और उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। तभी शिल्पा कहने लगी कि नहीं माँ, हम दोनों की ही क्लिप उसके पास है, अगर उसने वायरल कर दी तो। तभी मैंने शिल्पा को समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, अगर वायरल हो भी जाती हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वह लड़का और किसी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करे, इसलिए इस सज़ा को दिलवानी ही होगी। खैर यही सब सोचकर हम लोग पुलिस में गए और पुलिस ने हमारी बात को गहराई से सुना और उन लोगों को पकड़ लिया गया और हमारे क्लिप भी डिलीट करवा दिए गए। अब मेरे दिल को चैन आया और मैंने शिल्पा को गले से लगा लिया और उससे कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसा काम मत करना जो आगे चलकर बहुत ही भारी पड़े। तभी शिल्पा ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमेशा सिर्फ पढ़ाई करूँगी और इस प्यार के चक्कर से दूर रहूँगी। तभी मैंने शिल्पा के सर पर हाथ फेर रखते हुए कहा कि देखो बेटी, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सही इंसान से ना हो तो बहुत ही दिक्कत में पड़ जाते हैं, इसलिए तुम अपने जीवन में हर फैसला 100 बार सोचकर ही लेना। अब हम दोनों माँ बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, यह सोचकर कि आखिर मैं सब सही हो गया। तो दोस्तों, हमें ऐसे ही किसी की बातों में आकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। आजकल की जनरेशन ये बात समझती नहीं है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।